अच्छा, ओके। हमने ना आज जो काम करना है, हमने बेसिकली फंक्शंस को रिकॉल करना है। हमने जो कुछ पढ़ा है उसको हम देखेंगे क्विकली। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आपको कोड भी करके दिखा दूँ। अब मैंने यहाँ पर ये कुछ चीज़ें तैयार की थी आप लोगों के लिए कि हमें थोड़ा सा आसानी हो उसको समझने में। ये एक जो पूरी की पूरी रो है, ये डिफरेंट टाइप की चीज़ों को देखेगी, ठीक है? एक रो देखेगी। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ कि एक फंक्शन जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, राइट? जैसे एक फंक्शन है जिसका काम है रीड इंटीजर, राइट? उसका काम क्या है कि इंटीजर को रीड करे, राइट? यहाँ पे हमने वो फंक्शनैलिटी डिफाइन की होगी, राइट? ये मुख्तलिफ मैंने एग्जांपल्स डाली हैं सो दैट एक जगह पर आप जब एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार वाकई हमें किस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? तो आप वो सबको आपस में कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत अच्छा, आई होप सो के चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह जो अगर आप ये फंक्शन को जब कॉल करते हो, जैसे यहाँ पर अब हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि एक रीड के नाम से हमने कहा जी फंक्शनैलिटी किया रीड इंटीजर, तो रीड के नाम से लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है। उसको आप जब कॉल करोगे तो ऑब्वियसली उसे कुछ इंटीजर इंटीजर पास भी तो करोगे ना, जो कि आपने रीड करना है। तो वो जो भी मेन फंक्शन से आप जो कॉल करेंगे वो कॉलिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है? मेन फंक्शन से कॉलिंग यहाँ पर हो रही है। अब जब आप उसे कॉल करोगे किसी भी फंक्शन को तो उससे पहले मेन फंक्शन में वो वेरिएबल्स डिक्लेयर भी आपने करना है। तो ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे डिक्लेयर होगा। फंक्शन की फंक्शनैलिटी मेन में जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे वो यहाँ पर मैं इस कॉलम में लिखूंगा और फंक्शन को मैं कॉल ऐसे करूंगा। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो फंक्शन की डेफिनेशन भी होती है ना, जहां पूरी उसकी बॉडी लिखी होती है, तो जहां उसकी बॉडी लिखी होती है तो ये उसकी बॉडी का वो होगा, प्रोटोटाइप होगी। यानी यहाँ पर जो उसके ऊपर लिखा होता है वॉइड रीड ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर एड्रेस ऑफ ए मेक या ए कॉपी या वट एवर जो भी चीज होगी वो यहाँ पर आएगी। और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी काम कर रहे होंगे, अब हम पूरा का पूरा अभी फंक्शन नहीं बनाएंगे। अब आज के दिन अभी हम पहले फेज के अंदर फंक्शंस नहीं बना रहे हैं, हम जस्ट फंक्शंस को कॉल करना, उनको रिटर्न करना, वो वहां पर कैसे वेरिएबल्स एक्सेस होंगे ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है जी, समझ आ रही है सबको? हेलो? जी सर। ठीक हो गया। सो इसको आप जरा आप मद्देनजर रखिएगा काइंडली, ठीक है जी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर, अगर हमने उसको यूज करना है उस वेरिएबल को तो कैसे यूज करना है। सो ये मैंने काफी सारी नीचे भी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं वो बनाई हैं। सो आई होप सो कि आपको चीजें क्लियर होंगी। खुदा के वास्ते अगर किसी को कोई बात ना क्लियर हो तो मुझे बता देना, बिकॉज अब मैंने आपसे प्रोजेक्ट्स करवाने हैं और प्रोजेक्ट्स में मैं आपसे बारी बारी चीजों के फंक्शंस बनवाऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको फंक्शन कॉल करना नहीं आता होगा, हेलो? हेलो? आवाज? ओके, स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? जी सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमने अ, अब यहाँ पर अगर एक फंक्शन हो जिसका नाम रीड है, तो आप उसे कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उसे कोई नंबर पास करेंगे, राइट? कि इस वेरिएबल को रीड कर लो। तो हमने उसको डिक्लेयर कैसे किया हुआ है, इंटीजर एज के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और अब हम क्या करें, हम बेसिकली उसको रीड करते हुए हम यहाँ पर एज पास कर देते हैं, ठीक है? अब इसी तरह एक और फंक्शन है प्रिंट इंटीजर के नाम से, उसका काम है कि प्रिंट कर दे वैल्यू, ठीक है? तो उसने इंटीजर एज यहाँ पर उसमें भी मेन में डिक्लेयर्ड होगा, तो इसको कॉल करते हुए भी आपने प्रिंट एज करके एज उसे पास कर दिया। ये दोनों फंक्शन सिंगल इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं। और जब सिंगल इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वो दोनों एज ही पास कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने बहुत सिंपल कर दिया इन चीजों को, अभी सिंपल वे को हम यूज करें। हमने दोनों सूरतों में एज पास किया, लेकिन रीड वाले फंक्शन में और प्रिंट वाले फंक्शन में क्या फर्क है? रीड वाले फंक्शन ने क्या एज की वैल्यू को चेंज करना है कि नहीं चेंज करना? जी, कोई बताएगा?
क्या मतलब सर चेंज करने? देखो ना, मेन में अगर एज की कोई भी वैल्यू थी तो रीड के फंक्शन में रहते हुए क्या आप एज की वैल्यू, लेट सपोज एज की वैल्यू 1 थी, क्या रीड का फंक्शन एज की वैल्यू को चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? 1 ही रहने देगा सर, वो सिर्फ रीड तो रीड करेगा। के फंक्शन का काम क्या है? सिर्फ सर वैल्यू स्टोर करेगा, वो शो नहीं करवाएगा, अपने पास स्टोर कर लेगा वैल्यूज को। अपने पास किधर स्टोर करेगा? इनपुट करेगा सर। कहां पर स्टोर करेगा? जी बोले। मेमोरी में सेव करेगा सर। सॉरी? मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा सर, और प्रिंट उस वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम करेगा। रीड का फंक्शन अभी मैंने खाली पूछा, प्रिंट के ऊपर तो आते हैं। रीड के फंक्शन से आप मेन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर मैं लेट सपोज यहाँ पर कहूँ आपसे कि हम यहाँ से लेट सपोज मेन फंक्शन में जाएं, यहाँ पर एक इंटीजर एज डिक्लेयर्ड है एंड यहाँ पर मैं लेट सपोज रीड का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और रीड का फंक्शन कॉल करते हुए लेट सपोज एज के अंदर 1 पड़ा है और आपने यहाँ से एज का फंक्शन कॉल किया और इसके बाद आप यहाँ पे आके सी आउट एज करोगे तो क्या आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। 1 आएगी सर। 1 आनी चाहिए पूछ रहा हूं। यस सर, 1 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एज में तो 1 ही पड़ा ना, आपने रीड को कॉल नहीं किया, आपने एज को कॉल किए। ओ खुदा के बंदे, रीड का फंक्शन ही कॉल किया और उसको एज पास किया है। रीड के नाम से यहां पर आप फंक्शन बनाओगे, यहां पर लेट सपोज एज जो आपने पास किया, यहां पर एज की कॉपी रिसीव हो गई ना, यहां पर आपने फिर उसको रीड भी कर लिया। अब कौन है? आप कह रहे हैं कि सी आउट एज होगा, तो सी आउट एज जब आप करेंगे एज के अंदर तो 1 आएगा ना, जो डिस्प्ले होगा। हाँ, लेकिन होना क्या चाहिए? रीड का फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या? रीड के फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझाओ। सर वो जो ए सर जो ए है वो रीड की फंक्शनैलिटी है, वो ए की वैल्यू को वो करता है, चेंज करता है, एक नई वैल्यू लेगा, सीन करेगा यस। तो हम और क्या एक्सपेक्ट, वो रिटर्न करेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रीड का फंक्शन है वो यूजर से एज रीड कर ले। तो अगर वो एज रीड करेगा। यूजर से एज रीड करेगा तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं ना कि वो एज के अंदर स्टोर भी हो जाए। हमारी ख्वाहिश ये नहीं है? यस सर। क्या यस वो सर। हम इस फंक्शन से ये यस सर। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो एज की वैल्यू को अपडेट कर दे? अपडेट से मुराद ये है कि यूजर से कोई नंबर रीड करे और वो एज को असाइन कर दे। हमारी ख्वाहिश तो यही नहीं है? जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रह के आप एज की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर उसकी कॉपी चाहिए या निकनेम? अगर चेंज करने, दोबारा बोलिएगा सर। अच्छा, मैं पहले अल्फाज इसको 1 मिनट, इसको 1 मिनट स्किप करते हैं। ये बताओ कि कॉपी और निकनेम में क्या फर्क होता है? सर निकनेम कॉपी में सर जब हम चेंज करते हैं तो कॉपी में चेंज नहीं आता, निकनेम में चेंज करने से चेंज आ जाता है उसमें। फिर अल्फाज अपने ठीक से बोलो। मतलब कॉपी सर में हम एक कॉपी बनाते हैं, एक जगह हम किसी की वेरिएबल की हम कॉपी बना लेते हैं, तो एक जगह चेंज करने से दूसरी जगह चेंज नहीं आएगा, लेकिन निकनेम में अगर दूसरी हम जगह को चेंज कहते करेंगे हैं तो दूसरी ओरिजिनल में जगह चेंज चेंज नहीं। आ जाएगी। कॉपी में जी चेंज सर। करने से ओरिजिनल में चेंज नहीं होता, जबकि निकनेम में चेंज करने से ओरिजिनल चेंज होता है। निकनेम एक ही चीज के बेसिकली 2 नाम होते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम लेट सपोज एज था, इसी का नाम आप ए रख दें तो आप ए को 5 असाइन करें,
या एज को 15 असाइन करे, उसके बाद आप ए एक्सेस करो तो क्या मिलेगा? 15 यस ना? सर, क्या कह रहे हैं? एज था, एज के अंदर सपोज करो ये आपके पास एक वेरिएबल था जिसका नाम था एज, राइट? ये मैंने उसकी मेमोरी बना दी। इसके अंदर पड़ा हुआ था लेट सपोज जी 15। अब आप इसी का एक निक नेम बना रहे हो, ए एन, राइट? ए निक नाम रख देते हैं इसका, ठीक है? अब आप ए निक को असाइन करो 99, तो 99 किसको असाइन हुआ ना? चलो 95 इसको असाइन हो गया ना? एज को। अब अगर मैं आपको यस कहूं सर, एज प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट होगा? 95। तो एज और ए निक एक ही जगह के दो नाम हैं, एक में चेंज करने से दूसरा भी चेंज होता है। आपने ए निक के लिए कोई बिल्कुल नई मेमोरी नहीं बनाई, बल्कि उसी मेमोरी का दूसरा नाम रख दिया। तो एक में चेंज करने से, निक नेम में चेंज करने से ओरिजिनल में चेंज होता है। जबकि अगर आपके पास ये एज होती, एज एक वेरिएबल होता, उसके अंदर लेट्स सपोज जैसे हमने अभी पहले 15 रखा, उसके बाद आप उसकी कॉपी बना देते, ए कॉपी, और इसके अंदर आप 95 रख लें ए कॉपी में। पहले चलो ए, इसमें भी 15 आया, यहां से 15 पड़ा हुआ था, आपने पास किया, यहां पर ए कॉपी ने रिसीव किया। अब ए कॉपी में आप 95 प्लेस कर दो और एज को प्रिंट कराओ तो क्या प्रिंट होगा? यस सर, एज में एज प्रिंट कराएंगे तो कॉपी में एज 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 प्रिंट कराना है, कॉपी नहीं, एज। 15 आएगा सर, 15 प्रिंट होगा। ए कॉपी प्रिंट कराऊं तो प्रिंट होगा 95, राइट? सो कॉपी क्या होती यस है? सर, कॉपी एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, इसमें चेंज करने से ओरिजिनल चेंज नहीं होता। निक नेम क्या होता है? वो एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम होता है, एक में चेंज करने से दूसरा भी चेंज होता है। ये बात समझ आती है? जी सर। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन, ये वाला जो भी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन चेंज करे एज की वैल्यू, इधर इधर बैठ के एज की वैल्यू चेंज करे, जब मैं सी इन ये करूं तो ये ए में चेंज ना हो बल्कि यहां पर एज में चेंज हो, यही चाहते हैं ना? तो उस यस सर, ये शुड बी निक नेम और अ कॉपी। यस सर। यहाँ पे सर कॉपी करना चाहिए सर इसको। अक्ल को हाथ मारो यार, सोचो तो सही, जल्दी बोल रहे हो, सोच रहे नहीं हो। सर समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? यार इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करो। ये रीड का फंक्शन, क्या मैं फंक्शन से चाहता क्या हूं? फंक्शन से मैं ये चाहता हूं कि यहां सर पर अगर मैं ए में चेंज करूं, ए को यूजर से रीड करूं, तो बेसिकली ए को नहीं, एज को रीड करना चाहता हूं, नहीं? सर निकनेम बनाएंगे। निकनेम बनाएंगे तो ऐसा हो सकेगा ना कि अगर मैं ए में चेंज करूं तो एज यस सर। चेंज हो जाए। सपोज करते हैं मैं यहां पे ये करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि ए को वैल्यू नहीं असाइन हो, बेसिकली एज को वैल्यू असाइन हो। तो एज क्या, एज का क्या होगा? निकनेम या कॉपी हो? निकनेम होगा सर। निकनेम। निकनेम होगा तो इसका चेंज इधर इंपैक्ट आएगा ना, सही है ना? सही है। यस सर। तो हमें इस फंक्शन के अंदर ए को एज का निकनेम बनाना है, और निकनेम कैसे बनाते हैं? यहां पर इंटीजर ए लिखोगे तो कॉपी बनेगी, यहां पर रिसीविंग एंड पे एड्रेस डाल दोगे तो दिस विल एंड बिकम निकनेम। ए अब क्या है? एज का निकनेम है। निकनेम। मैं यहां पर आपके लिए एक सेकंड एक काम करता हूं जल्दी से। अब देखो एज की वैल्यू, एज की वैल्यू यहां पर मैं पहले प्रिंट भी कर देता हूं, सी आउट एज, राइट? अच्छा, अब जब पहली दफा एज प्रिंट होगा तो एज की वैल्यू
यहां पर 1 प्रिंट हो जाएगी, ऐसे ही है कि नहीं। फिर जब हम रीड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये देखें एज की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या थी 1, या आपने सी आउट किया तो क्या प्रिंट हुआ 1 प्रिंट हुआ। फिर आपने सी आउट एज किया, एज इधर गया, एज का निक नेम बन गया ए के अंदर आपने, मैं यूं बोल के बना भी देता, ये आपके पास एज थी, एज के अंदर आपने प्लेस किया 1, आपने सी आउट किया तो यहां पर ये 1 प्रिंट हो गया। फिर आपने रीड का फंक्शन कॉल किया, यहां पर गया, यहां पर क्या बना है, ए क्या बना है, एज का निकनेम या कॉपी, निकनेम। निकनेम। तो इसी जगह का नाम अब ए है। अब आपने कहा एज इक्वल टू 95, तो 95 इधर असाइन हुआ, ठीक हो गया। अब यहां पर आप वापस आए और अब आपने एज को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा 1 के 95, 95 राइट। अगर इसी की बजाय मैं यहां पर एड्रेस ऑपरेटर ना लगाता तो क्या होता, सिर्फ 1 और 1। अब उस सूरत में क्या होता, आप गौर से प्लीज गौर से देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कि ये मेरे पास एज के नाम से वेरिएबल था, इसके अंदर 1 पड़ा था, आपने सी आउट कराया तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आपने रीड का फंक्शन कॉल किया, उसको एज भेजा, लेकिन यहां पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, तो इस सूरत में एक नया एक वेरिएबल ए बना, अलग बना, उसके अंदर भी इसकी कॉपी चली गई, जो इसके अंदर पड़ा था वो इसके अंदर चला गया। अब आपने यहाँ पर ए के अंदर 95 असाइन किया, ये 95 यहां पर चला गया। वापस आप आए और अब आप सी आउट करा रहे हो एज को, जब आप सी आउट कराओगे एज को तो एज 1 प्रिंट हो, तो एज में क्या पड़ा हुआ है 1, तो क्या प्रिंट हुआ 1। तो इधर इस फंक्शन ने जो भी चेंज किया वो ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो गया सबको। यस यस सर। सर। अब ये इससे सर। हमने एक अपने लिए रूल बनाना है, ये तो हमने चीज सीख ली ना। अगर हमने चेंज कराना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन जो भी फंक्शन है वो जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शनैलिटी ओरिजिनल पे परफॉर्म हो, तो यहाँ पे हमें निकनेम चाहिए, ठीक है। फिर हमें निकनेम में रिसीव करना चाहिए। और अगर हम जस्ट उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, चेंज नहीं करना चाह रहे, तो फिर हम कॉपी यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। अब यहाँ एंड पर एड्रेस के लिए यूज करते हैं। एड्रेस होता है फॉर निकनेम। यस सर। और सर पॉइंटर किस लिए होता है? पॉइंटर अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, पॉइंटर अगली सर। उसमें पढ़ेंगे, पीटी के कोर्स में। पॉइंटर वाला काम इसके ओके थ्रू हो सर। जाता है, ये जो भी मैंने किया। अच्छा देखिए, क्योंकि सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि अब प्रिंट के फंक्शन ने क्या काम करना है, अगर कोई बताएगा प्रिंट के फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है। वो एज को प्रिंट कर देगा, राइट। अब एज तो इधर एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर ए का निकनेम चाहिए या ए की कॉपी। कॉपी। हाँ जी, आप बताएं। देखिए आपने यहाँ पे उसको रीड किया, फिर आपने उसे फंक्शन को कॉल किया, उसको एज पास किया, राइट। गौर से समझिएगा, इस फंक्शन ने जो ओरिजिनल एज थी उस एज के अंदर चेंज करना है, क्योंकि रीड करना है, इसने चेंज करना था। तो आपने एड्रेस ऑफ ए निक में रिसीव किया। इस फंक्शन ने प्रिंट के फंक्शन की फंक्शनैलिटी ऐसी है कि उसने चेंज नहीं करना, तो उसको निक नेम देने की जरूरत नहीं है, उसको आप कॉपी दे देते हैं। इज दैट क्लियर। क्लियर है। यस सर, समझ आ गई सर। इसके ऊपर यार मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, बच्चे भी मेरे साथ थे, कॉपी और निक नेम में फर्क क्या होता है, ठीक है। उसको एक दफा काइंडली फिर से देख भी लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जो इसके अंदर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यार मुझे एक ऐसा फंक्शन बना दो जिस फंक्शनैलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज रीड करो एक इंटीजर। तो जो इंटीजर रीड कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे दैट इज एज। तो ये मेन में हमने ऐसे डिक्लेयर किया हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने ये डिक्लेयर किया, तो इस चीज को मैंने यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। मैं ये आपको ये असाइनमेंट के तौर पे ये वाली चीजें दूंगा कुछ, आपने इन चीजों को ये फिल करना है, ठीक है। इस पूरे टेबल को आपने ये जितने अभी हम एक्सप्लेन कर सके हम कर लेंगे।
बाकी आपने खुद से फिल करने हैं, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और प्रिंट इंटीजर की मैं बात करूं तो अगेन उसने हमने कोई एग्जांपल तो लेनी थी ना, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एज ले लिया। तो प्रिंट के फंक्शन का काम चेंज करना नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कॉपी रिसीव हुई है, ना कि निकनेम। गॉट द पॉइंट? यस सर, लेकिन सर अगर निकनेम भी भेजें तब भी तो वो को प्रिंट करेगा वही। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो नॉर्मली जैसे हम कोई फैक्टोरियल कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, तो उसके अंदर हम वैल्यू को बाज़ औक़ात उस फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ओरिजिनल चेंज हो। तो उस सूरत में अगर आपने निकनेम बना लिया तो फिर वो ओरिजिनल में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को आप ये अथॉरिटी नहीं देना चाहते कि वो चेंज करे, तो फिर आप उसको कॉपी पास करते हैं, निकनेम पास नहीं करते। अगर आपने किसी को निकनेम पास कर दिया तो इसका मतलब है आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो। तो आप बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा जहां पर आप चेंज करना नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन आपने निकनेम भेज दिया, इस वजह से ओरिजिनल चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी जिसको जरूरत नहीं है उसको निकनेम नहीं भेजते। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, अब है एक और हमारे तो पास। सर हम रिटर्न कॉपी का नाम करेंगे अगर हमने प्रिंट उसमें करवाना हुआ, सी आउट उसमें करवाना हुआ, मेन में क्या रिटर्न करोगे, समझाओ। रिटर्न कॉपी का नाम आगे लिखेंगे। क्यों? अभी तो रिटर्न की तो अभी हमने बात ही नहीं की है। मेरे पास एक वेरिएबल एज है मेन फंक्शन में, मैंने आपको दिया कि यार इसकी मैंने आपको कॉपी दिया कि यार ये प्रिंट कर दो, आपने उसको प्रिंट कर दिया, तो आपको तो मुझे कुछ रिटर्न करने की थोड़ी जरूरत है इस केस में। तो सर फंक्शन में रिटर्न वो प्रिंट करेंगे। जी जी, फंक्शन में ही प्रिंट करेंगे ना, ये अभी हमने फंक्शन में नहीं काम किया। ये देखो ना यहाँ पर। नहीं मैं कह रहा हूँ सर फंक्शन के अंदर ही सी आउट करवाएंगे। मुझे सॉरी, आपकी बात समझ नहीं आई, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जी बताएं। सर फंक्शन के अंदर ही सी आउट करवाएंगे अगर वैसी कोई और प्रिंट का फंक्शन ना हुआ। ये प्रिंट का फंक्शन नहीं बना रहे हो अभी तुम? अभी फंक्शन कौन, देखो प्लीज थोड़ा सा समझो, ये अभी हम प्रिंट का फंक्शन बना रहे हो ना यार। जी प्रिंट के फंक्शन का काम क्या है? प्रिंट करना। तो उसने तो प्रिंट करना है ना, तो उसके फंक्शन के अंदर ही लिखोगे तो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी ना, नहीं? ठीक है सर, समझ आ गया। अच्छा, अब एक और फंक्शन है जिसका काम है ग्रेड रीड करे, आपका ग्रेड रीड करे। तो आपने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल करेक्टर टाइप का, अब आपको क्योंकि करेक्टर पता है तो मैं यही इसीलिए लिख रहा हूँ, करेक्टर टाइप का आपने एक वेरिएबल GRD बनाया, और अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो आपके ग्रेड्स होंगे वो A B C D E F होगा, A+B+ नहीं है, एक ही करेक्टर वाला है। इसलिए मैंने आपका यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया वो क्या, उसका क्या नाम है, CHAR करेक्टर डाटा टाइप, और उसका नाम है GRD ग्रेड, राइट। अब आप रीड के फंक्शन को ग्रेड पास करोगे, ये ग्रेड वाला वेरिएबल पास करोगे, वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो रीड का फंक्शन है उसको ग्रेड की निकनेम चाहिए कि कॉपी? निकनेम सही। हाँ सर रीड सर कॉपी कॉपी क्या रीड ग्रेड का फंक्शन, कॉपी चाहिए। रीड ग्रेड का फंक्शन ग्रेड के अंदर यूजर से ग्रेड रीड करके उसको असाइन करेगा कि नहीं असाइन करेगा? सर निकनेम। यार निकनेम कॉपी छोड़ दो, पहले मुझे बताओ वो चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? आप लोग करेगा सर, चेंज करेगा। आज रात को मैं सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है आप सारे ही नहीं सोए, सोच रहे नहीं है। लेकिन अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि क्या ये जो फंक्शन है हमारा, ये वाला जो फंक्शन है, ये अब आपने पहले मुझे ये बताना है क्या इसने ओरिजिनल में चेंज करना है कि नहीं चेंज करना, ठीक है।
तो आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पे रीड ग्रेड का फंक्शन है, क्या ये ओरिजिनल में चेंज करेगा कि नहीं चेंज, मतलब ये ओरिजिनल में यस चेंज करेगा करेगा कि सर, नहीं करेगा। करेगा? चेंज करेगा सर। अच्छा, रीड इंटीजर का फंक्शन ओरिजिनल में चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। ओके। प्रिंट एज का फंक्शन ओरिजिनल में चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा? नहीं सर, नो। नहीं करेगा। प्रिंट ग्रेड का फंक्शन ओरिजिनल में चेंज करेगा कि नहीं नहीं सर। करेगा? नहीं हाँ? करेगा। नहीं करेगा। नहीं उसका काम करेगा। क्या है यार, आप उसको एक दोगे और वो उसको प्रिंट कर देगा, उसने चेंज तो नहीं ना करना। अब गौर से देखें, जिसने चेंज करना है, जिस जिस फंक्शन ने चेंज करना है, इसने चेंज करना है उसको निकनेम और इसने चेंज करना है। तो भाई उसको अथॉरिटी चाहिए ना चेंज करने की। अथॉरिटी उसको कब मिलेगी? जब आप उसके अगेंस्ट निक नेम क्रिएट करोगे। ऐसे ही है? यस सर। जिसने चेंज नहीं करना उसको आप क्या पास कर रहे हो? कॉपी। कॉपी पास कर। तो निकनेम और कॉपी में क्या फर्क आ रहा है? एक के अंदर हम यहां पर एड्रेस लगा देते हैं, अगर हम यहाँ रिसीविंग एंड पे एड्रेस लगा दें तो उससे क्या क्रिएट होता है? निकनेम क्रिएट होता है। तो मेरा हमेशा से आपको ये मशवरा है कि आप जब इस पे काम कर रहे होते हैं तो आप काम ही ऐसे करें कि भाई आप वेरिएबल्स के नेम ही ऐसे रखा करें कि ये निकनेम है कि कॉपी है। तो अगर आप यहाँ पे एड्रेस लगा रहे हैं तो आप उसके साथ ए निक की नाम रखा करें, एज निक। क्यों? ताकि जब आप कोडिंग इस फंक्शन की बॉडी पे काम कर रहे हो तो आपको पता हो यार ये निकनेम है, मैं चेंज करूंगा तो ओरिजिनल चेंज होगा। सो मैं सोच समझ के काम करूं इसके ऊपर। और अगर ये कॉपी है तो इट्स ओके, तो फिर भी मुझे पता हो यार ये दिस इज ना कॉपी, तो मैं इसमें चेंज भी कर लूं तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। बिकॉज बाज औकात फंक्शन की बॉडी के अंदर हमें डाटा को चेंज करना होता है, लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि जो मेन में वेरिएबल है वो चेंज ना हो। तो उस सूरत में अगर वेरिएबल आपके पास यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर वो कॉपी है तो ओरिजिनल चेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो वेरिएबल्स की नेमिंग कन्वेंशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मशवरा ये है कि हमेशा अगर एड्रेस ऑपरेटर लगा रहे हैं तो उसके साथ निक लिख लिया करें, ए निक, एज निक, फ्ला निक, नेम, ग्रेड निक, ग्रेड कॉपी, राइट, ए कॉपी। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया ना सबको अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ? यस सर। ओके। अब एक और फंक्शन है हमारे पास, फैक्टोरियल, फाइंड फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल आपके पास n था, n के अंदर लेट्स सपोज 5 पड़ा था। फैक्टोरियल का फंक्शन कैसे कॉल करेंगे? आप उसे कहेंगे यार मुझे 5 का फैक्टोरियल दे दो, तो आप उसे n पास करेंगे ना। अब क्या इसने n की वैल्यू चेंज करनी है कि नहीं चेंज करनी? मुझे आंसर देना। नहीं सर। नहीं करनी सर। इसने तो आपके लिए फैक्टोरियल फाइंड आउट करके अलग से देना है, उसने n को चेंज तो नहीं करना। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। ठीक हो गया? अगेन देखो इसने n के अगेंस्ट क्या रिसीव किया है, कॉपी या निकनेम? कॉपी सर। कॉपी सर। अच्छा, अब अभी हम मेरा ख्याल है पहले इसी चीज को सॉल्व करते हैं फिर आगे चीजों को देखते हैं। अब अगर एक होता फाइंड पावर का फंक्शन, उसने क्या करना है? उसने 5 रेज टू पावर 2 फाइंड आउट करना है। क्या उसने 5 और 2 में चेंज करना है? नो सर। नहीं करना। तो हमने नो यहाँ सर। नो चेंज है, तो यहाँ पर देखिए हमने रिसीव क्या किया, बेस और पावर एज कॉपी रिसीव किया, निकनेम रिसीव नहीं किया। अच्छा, फिर एक और फंक्शन है इज प्राइम के नाम से। ये फंक्शन क्या कहता है? फाइंड इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। इज प्राइम, मैं जैसे कह रहा हूं आपको 11 इज प्राइम, यस और नो, आंसर आप क्या दोगे? यस। प्राइम तो है 11, यस। लेकिन वो उसको कॉपी देंगे। अच्छा, ये जो है ना अभी ये वाली मीटिंग अगर खत्म हो जाएगी ना तो आपने इसके बाद इस वाले लिंक क्लिक करना, जो मैंने दूसरा लिंक भेजा हुआ है आपने उस पर क्लिक करना है, ताकि ये जब रिकॉर्डिंग सेव करता है दो अलग फाइल्स हो जाएं और फिर ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है, तो दूसरे लिंक पे आपने क्लिक करना है जब ये खत्म हो 1.5 मिनट के बाद। अच्छा, अब इस फंक्शन ने क्या, इसने क्या प्राइम नंबर, इसको हमने एक नंबर पास किया, हमने कहा यार 11 बताओ प्राइम है कि नहीं। इसने रिजल्ट में आपको यस या नो करना है। ठीक हो गया? अब सवाल ये है कि क्या इसने n की वैल्यू चेंज करनी है कि नहीं चेंज करनी? नहीं करेंगे। नो सर। नहीं चेंज करनी। इसीलिए नहीं देखो n जहां की पर जो मैंने रिसीव किया n वो की कॉपी वैल्यू तो चेंज नहीं। इसी तरह इज इवन, 11 इसने जब हमने पास तो फंक्शन ने बताना है 11 कि सर n, नहीं चेंज होगी, पास तो 11 होगा। तो अगेन नो आएगा इसमें भी। तो जब नो आया तो कॉपी। फिर इज ऑड, इसने भी
नहीं चेंज करना तो देखें कॉपी। अब क्या करें, इज डिविजिबल, n इज डिविजिबल बाय n2, इसने बताना है कि लेट्स सपोज 5 इज डिविजिबल 10 इज डिविजिबल बाय 3, इसने भी आंसर क्या देना है, यस नो। इसने n1 या n2 में चेंज तो नहीं करना, जब इसने n1 या n2 में चेंज नहीं करना तो हमने n1 की भी यहाँ कॉपी रिसीव की, n2 की भी यहाँ कॉपी रिसीव की है। सही हो गया। अच्छा, इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अच्छा ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ये हमारे पास एक 1 नंबर है 1 2 1 2 3 2 1, अगर आप इसको रिवर्स में पढ़ें या सीधा पढ़ें तो ये सेम नंबर होता है, ऐसे नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे। इसने बताया अच्छा हम जो बात कर रहे थे, आई थिंक आ गए सारे। अच्छा, उसमें क्या है कि हम यहाँ पर बात ये कर रहे थे कि ये जो फंक्शन है क्या ये फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, मतलब ये n1 की वैल्यू चेंज थोड़ी कर रहा है, ये तो सिर्फ चेक करके बता रहा है ये ऐसा है कि नहीं। हमने तो उससे सिर्फ पूछा है ये बताओ कि इब्राहिम अच्छा बच्चा है कि नहीं, हाँ या नहीं। आपने जवाब हाँ या नहीं देना, आपने इब्राहिम को ठीक या खराब थोड़ी करना है, या हमने पूछना है अब्बासी साहब आएंगे, अब्बासी साहब आएंगे, हाँ जी अब्बासी साहब आएंगे। नो सर वो नहीं है। अब आपने इसका जवाब हाँ या नहीं देना है ना, आपने इसका अगेंस्ट कोई अब्बासी साहब को जाके मारना थोड़ी शुरू कर देना। इसलिए जो आपने ये देखना है कि क्या इस फंक्शन में कोई चेंज करना है कि नहीं चेंज करना, इज प्राइम, इज इवन, इज ऑड, इज डिवीजन डिविजिबल, इज आंसर। अब इनमें क्या है यार, इसमें कोई चेंज थोड़ी कर रहे हैं, इसमें क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं तो इन सब में हमने क्या पास किया है, कॉपीज पास की है। अच्छा, फिर ये अगेन एक और फंक्शन है फाइंड द जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनमें से कोई ना कोई पेपर में जरूर आएंगे। सो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप 20 और 4 अगर आपके पास दो नंबर्स हो तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन क्या है। जैसे आपको कोई कहता है कि 20 के जो डिवाइजर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, तो बताएगा। 2 होता है, 20 का क्या होता है, यस सर 2 होता है, और 3 नहीं, 4 होता है, यस 5 होता है, 10 यस होता है, यस 20 होता है, यही होता है ना इसके डिवाइजर। और यस सर यस सर क्या है दूसरा नंबर, क्या है 4। 4 के डिवाइजर बताओ, 2 होता है और 4 होता है। 2 और 4 यस सर। अब इनमें से इन दोनों का कॉमन हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन है, सर 2 और 4 4 है, दैट इज कॉल्ड जीसीडी, राइट। अच्छा, क्या इसने 20 और 4 में चेंज करना है, नहीं चेंज करना, चेंज नहीं करना, सही है। तो इसको आपने वो जो दोनों नंबर्स थे n1 और n2 तो पास किए, लेकिन आपने रिसीव क्या किए, n1 कॉपी एंड n2 कॉपी, ना कि आपने इसके अंदर कोई निकनेम नहीं रिसीव किया, आपने कॉपी रिसीव किया। अब ये कोर फंक्शन है, इसका काम है स्वैप टू नंबर्स। स्वैप का फंक्शन क्या करता है जी, हमने पूरी इसके ऊपर वीडियो की हुई, दो नंबर्स सर चेंज करेगा, n1 की वैल्यू n2 को, n2 की वैल्यू n1 को असाइन कर देता है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि ये n1 और n2 की वैल्यूज चेंज कर रहा है। तो जब ये वैल्यूज को चेंज कर रहा हो, जैसे यस ये चेंज करता है, तो उस सूरत में हम इस फंक्शन को क्या पास करते हैं, निकनेम या कॉपी, निकनेम। और निकनेम कैसे रिसीव करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिए, तो अब ये निकनेम हो जाएंगे। अब आप n1 निक या n2 निक के अंदर चेंज करेंगे तो n1 और n2 ओरिजिनली चेंज हो जाएंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये फंक्शंस की फंक्शनैलिटी बॉडी पे तो हम आएंगे, पहले हमें यार कॉल करना तो समझ आए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो अगर मैं इसको कॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूं, यहाँ पर जो फैक्टोरियल का फंक्शन होगा वो कोई इंटीजर रिटर्न करेगा ना, आपने उसको 5 पास किया तो वो 120 रिटर्न करेगा, वो हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। पावर के फंक्शन को हमने दो नंबर्स पास किए 5,2, तो वो उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो वो आप इधर रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह बाज ऐसे फंक्शन होते हैं, इज प्राइम, इज इवन, इज ऑड, इज डिविजिबल, इज आंसर। ये इसके आंसर्स क्या होंगे, ट्रू या फॉल्स। तो आप इफ की कंडीशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है, इफ की कंडीशन के अंदर यूं भी लिख सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप ऐसे ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं कि इज प्राइम ऑफ एन,
अब वो जो कुछ भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा वो इफ के अंदर आ जाएगा। ये बात समझ आती है? अगर इफ की कंडीशन कब ट्रू होगी? जब इसके अंदर यहां जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, ट्रू हो। मैं यहां से इसको हटा लेता हूं 1 मिनट के लिए। अगर यहां ट्रू लिखा हो तो क्या होगा? इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। यस सर, अगर यहाँ फॉल्स लिखा हो तो एल्स हो जाएगा सर। फॉल्स हो जाएगी। हाँ, तो ये फॉल्स हो जाएगी। अब अगर ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है इज प्राइम एन, अगर ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है तो वो रिटर्न कहाँ होगा? इसी जगह पर होगा ना। आपने किसी वेरिएबल में रिसीव नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आप किसी वेरिएबल में रिसीव भी कर सकते हैं और यहाँ पर यूं डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो जो कुछ रिटर्न होगा वो कहीं सेव तो नहीं होगा, लेकिन उसकी बुनियाद पर इफ की कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जरा आप पढ़ें तो आपको जरा समझ आती है। आप इसको पढ़ें कैसे? इफ एन इज प्राइम टू डू दिस, जो कुछ आपने इफ की बॉडी के अंदर लिखा हुआ होगा। बात समझ आ रही है? यस यस अब आप जो लॉजिक बनाते हैं, नॉर्मली हम लॉजिक कैसे बनाते हैं ना, हम यहाँ पे कोड में लिखना चाहता हूं। अब गौर से देखें, यूजर से जी एक नंबर रीड करें। ठीक है, आपने एज यूजर से, यूजर की एज रीड की, रीड एज फ्रॉम यूजर। आप देखिए मैंने रीड के नाम से फंक्शन बनाया हुआ। इफ एज इज प्राइम, सॉरी मैं ये कह रहा हूं कि इफ एज इज प्राइम, तो अब इज प्राइम के फंक्शन को आपने एज पास कर दी। इफ वो जो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स वो यहां गया। अब देखिए आप ये जो कोड लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं सी आउट एज हेलो और एल्स सी आउट हाय। अब देखें ये कोड को अगर आप समझेंगे तो आपको क्या समझ आता है जी। यूजर से एज रीड करो, इफ एज इज प्राइम तो हेलो प्राइम प्रिंट नंबर कर हो दो, तो हेलो वरना प्रिंट कर हाई देनी है प्रिंट कर तो दो। इज गेटिंग द पॉइंट? तो Yes, कितना sir. हमें कोड को और जो आपकी लॉजिक है उसमें कितनी वो क्या कहते हैं, सिमेट्री आ गई है, कितना जबरदस्त हो जाता है काम। इफ एज इज प्राइम प्रिंट हेलो, एल्स प्रिंट हाई। यही आपको कोई कहेगा तो यही कोड भी, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके अंदर भी यही लिखा हुआ होगा। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी आदतें ठीक कर लें, फंक्शंस को ठीक तरीके से बना लें, तो आपके कोड को लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसी तरह इज इवन का फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो यार डायरेक्ट इफ के अंदर लिख लो ना, उसको कॉल ऐसे कर लो, इफ इज इवन एन। तो ये क्या करेगा? अगर एन इवन हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स। इफ एन इज ऑड, तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? अगर एन ऑड होगी। ये कब ट्रू होगा? इफ एन वन इज डिविजिबल बाय एन टू। सही है? अब ये बड़ा Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात है, अब ये गौर से देखिएगा। वो जो हम, अगर मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ये 10 और 3 में ऐसे पास करूं तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स? यस सर। n1 10 है, n2 3 है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स फॉल्स। क्लियर है ये बात सबको? यस हाँ जी, फॉल्स है सर। सही है ना। सो अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता। अब अगर मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ कि यार अगर 3 5 जो लेट्स सपोज 3 नंबर्स हैं आपके पास, ए बी और सी। अब अगर आपको कोई कहता है इज डिविजिबल, अब देखिए ये फंक्शन कब ट्रू रिटर्न करेगा? अगर ए बी पर फुली डिविजिबल होगा। अब मैं देखिए आपको सवाल कहता हूं, अगर ए बी पर डिविजिबल हो एंड ए सी पर डिविजिबल हो, तो हम क्या कहेंगे? इट इज डिविजिबल बाय बोथ। अब देखिए कोड को आप पढ़ें तो आपको कोड भी समझ आता है। इफ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड ए इज डिविजिबल बाय सी। बात पहले पढ़ी है जी। यस सर। यस सर। फंक्शंस जो इज डिविजिबल, इज इवन, इज ऑड,
इज प्राइम, इट्स नॉट प्राइम, तो उनको अगर आप अलग अलग फंक्शन बना लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, कोड करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जब हम चले जाएंगे इंशाल्लाह थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, शायद सेकंड में भी थोड़ा सा देख लें, उसके अंदर हम ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस, इट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। हर काम के लिए, छोटे छोटे से काम के लिए अलग फंक्शन बना दिया जाता है, बिकॉज अगर आप फंक्शन बना दें और फंक्शंस के नाम ऐसे हों जो कि ये बता रहे हों कि वाकई ये क्या कर रहे हैं, इसी तरह वेरिएबल्स के नाम आपके वही हों जो कि वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो जिस टाइप का डाटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो आपका कोड बहुत आसान हो जाता है। आपकी जो लॉजिक है उसको डिबग करना, उसको चेंज करना, अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, अगर आपको मैं यही कह दूं कि यार इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इस तरह से कर दो कि अगर ए बी पर डिविजिबल हो और सी डी पर डिविजिबल हो तो ये काम करना है, तो ये प्रिंट हो जाए। तो मैंने क्या कहा, अगर ए बी पर डिविजिबल हो और सी डी पर डिविजिबल हो तो ये CA काम कर। कोई मुश्किल है काम? अब कितना आसान हो गया, बिकॉज ये जो इज नो डिविजिबल है, कि डिवाइड होता है कि नहीं होता, इसको अगर हम अलग फंक्शन बना लें तो हमें यहां पर बैठ के उसकी टेंशन नहीं है। बाकी इधर हमें बैठ के सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा पहले फंक्शन कॉल करना है, फिर कौन सा कॉल करना है, फिर कौन सा कॉल करना है। बात समझ आ रही है? यस सर। जी। अच्छा, अब वापस आते हैं। ये मैं बार बार आपको इसलिए बार बार चीजें कह रहा हूँ बिकॉज आपको समझ आए कि ये बड़े काम की चीजें हैं। फंक्शंस बड़े आपकी जिंदगी आसान कर रहे हैं, मुश्किल नहीं कर रहे। तो ये अभी मैंने ये जो कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये एक इंटीजर या दो इंटीजर्स के ऊपर या चेंज कर रहे हैं या उनको यूज कर रहे हैं। अगर वो दो वेरिएबल्स को हम पास कर रहे हैं और वो चेंज नहीं कर रहा, तो दोनों के लिए हमने इंट n1 कॉपी। आप में से अक्सर लोग ये वाला मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पर लोग लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये जो एक कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है, हमें आदत पड़ी होती है, जैसे मेन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं n1 कॉमा n2 n3, इसके अंदर यहाँ पर इंट n1 कॉपी कॉमा दोबारा डाटा टाइप लिखनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो ये आप लोग मिस्टेक नॉर्मली पेपर में भी करते हैं, लैब टेस्ट में भी कर रहे होते हैं और फिर रो रहे होते हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हालांकि ये मिस्टेक होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल्स को आपस में स्वैप कर रहा है यानी चेंज कर रहा है। तो अगेन इंट वेरिएबल नेम कॉमा इंट, दोनों में इंट दोनों में आया, लेकिन क्योंकि ये निक नेम क्रिएट कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर इसके साथ लगा दिया। इज अ क्लियर? सो अब हमें इंटीजर, सिंगल इंटीजर भेजना, सिंगल इंटीजर की कॉपी भेजना, सिंगल इंटीजर की निक नेम भेजना हमें आ गया। ये जो हम कॉपी भेजते हैं इसके लिए अब हम थोड़ी सी टर्म यूज करेंगे, हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जब हम सिर्फ इसको वैल्यू भेज रहे होते हैं, एज की जो करंट वैल्यू है वो भेज रहे हैं, हम उसको चेंज करने की अथॉरिटी नहीं दे रहे, तो उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अगर मैं उसको यहाँ पर एज का बेसिकली निक नेम भेज रहा हूँ, उसको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो चेंज करे, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, एंड दिस इज कॉल बाय वैल्यू। ठीक हो गया? ओके। अब हमें इंटीजर को एक इंटीजर को पे काम आ गया, दो इंटीजर्स पे हमें काम आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं दो और, हमने जो डाटा टाइप पढ़ी, हमने पढ़ी एरे की, राइट, कि रीड मार्क्स ऑफ 10 क्विजेज, राइट। तो आपके पास एक रीड मार्क्स ऑफ 10 क्विजेज, तो ऑब्वियसली आपके पास पहले एक एरे होगी। तो एरे आपके पास है मार्क्स के नाम से, जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। इस फंक्शन ने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, इसने ये 10 के 10 इंटीजर्स रीड करने, आई रिपीट, इसने 10 के 10 इंटीजर्स रीड करने हैं, इसने मल्टीपल इंटीजर्स रीड करने हैं। एक इंटीजर पे नहीं काम कर रहा, मल्टीपल इंटीजर्स पे, पूरी एरे पे काम कर रहा है। तो इसको किसी भी फंक्शन ने अगर पूरी की पूरी एरे पे काम करना होता है, चाहे उसने रीड करना हो या प्रिंट करना हो, हम उस फंक्शन को एरे का निक नेम भेजते हैं, कॉपी नहीं भेजते। इंपॉर्टेंट बात है, एरे की डायरेक्ट कॉपी नहीं क्रिएट हो सकती, हमेशा एरे का निक नेम क्रिएट होता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सपोज करें आपके पास ये एक मैं एरे बना देता हूं,
ठीक है, ये आपके पास मार्क्स के नाम से एरे थी, ये उसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 था। ठीक है जी, आपने जब रीड का फंक्शन पास किया तो आपने उसको मार्क्स पास किया और यहाँ पर एम निक पास किया, तो इसी एरे का नाम मार्क्स भी था और इसी एरे का नाम अब निक भी हो गया, एम निक भी हो गया। ठीक है, एम निक, राइट यार, ये तो राइटिंग इस पे बहुत मुश्किल है। खैर, यहाँ पे एम निक हो गया और ये मार्क्स हो गया, तो अब ये एक ही एरे के दो नाम हैं। जब दो नाम एक ही चीज के हो जाए तो हम सब क्या कहते हैं, निक नेम है। इज दैट क्लियर? तो इस फंक्शन के अंदर बैठ के आप इस पूरी एरे के अंदर अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एम निक ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 70, तो ये 70 कहां असाइन होगा, इस ओरिजिनल एरे में ही असाइन होगा। सही है। सो जब आप एरे किसी फंक्शन को भेजते हैं तो इट ऑलवेज क्रिएट्स अ निक नेम, नॉट अ कॉपी। जो इंटीजर होता है, एक इंटीजर होता है, जो फंक्शन एक इंटीजर पे काम कर रहा है, वो कॉपी या निक नेम रिसीव कर सकता है। बट अगर आप एक एरे पे काम कर रहे हैं तो इन दैट केस इट विल रिसीव अ निक नेम। ठीक है, यानी आप इस फंक्शन के अंदर बैठ के एरे में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल चेंज होगा, चाहे वो फंक्शन रीड का हो चाहे प्रिंट का हो। प्रिंट के फंक्शन को भी अनफॉर्चुनेटली हमें अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो ओरिजिनल में चेंज कर सकता है, तो हमें प्रिंट के फंक्शन के अंदर बड़े मुहतात होके काम करना होगा। ये बात समझ आती है सबको? जी सर, समझ आ रही है। यस सर। ओके, अच्छा, रिसीव का सिंटैक्स क्या है? रिसीव का सिंटैक्स ये है कि जैसे आप वहां पे एक इंटीजर का नाम भेजते थे, यहाँ पे भी इंटीजर का नाम ही भेजते हैं, एरे का नाम भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर रिसीविंग एंड पर आपके पास ये ब्रैकेट्स आ जाती है, क्योंकि ये एक एरे रिसीव कर रहे हैं, आप कोई इंटीजर नहीं रिसीव कर रहे बल्कि पूरी की पूरी एरे रिसीव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिसीविंग एंड पे ये एक चीज आ जाती है। ठीक है, चाहे वो, अब ये देखें, ये मार्क्स, ये एक फंक्शन है जो कि एरे को रीड करता है, मार्क्स को रीड करता है। तो आपने एरे पास की, ये सर्च का फंक्शन है, एरे पास की, मतलब ये देख लें, सब में आपने एरे का नाम ही पास किया। ठीक है, और रिसीविंग एंड पे चेक करें, एम मार्क्स ब्रैकेट्स, एम मार्क्स ब्रैकेट्स, एम मार्क्स ब्रैकेट, एम निक ब्रैकेट्स, एम निक ब्रैकेट, एम निक्स ब्रैकेट, एम निक्स ब्रैकेट, एम निक्स ब्रैकेट, राइट। तो एरे ऐसे ही रिसीव होती है। ठीक है, एरे के साथ कुछ और चीजें हमें पास करनी चाहिए, क्योंकि जो एरे होगी उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एरे आपके पास होती है वो अब उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो जो एलिमेंट्स आपके पास होंगे वो कहां से लेकर कहां तक रीड करने हैं, कहां से लेकर कहां तक प्रिंट करने हैं। तो एरे की अगर आपने तमाम एलिमेंट्स पे काम करना हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। तो लूप कहां से कहां तक चलानी है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको दो, हमने वैसे जो नॉर्मल तरीकेकार है उसके अंदर तो हम ये करते हैं कि हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भेज देते हैं, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया उससे ज्यादा आसान तरीकाकार ये है कि अगर मैं उसकी जगह स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स भेज दूं, दोनों इंडेक्स भेज दूं, यानी कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक एंड करना है, अगर मैं ये दोनों चीजें भेज दूं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो हमने कहा यहां से यहां तक अगर आप प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं या रीड करवाना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग इंडेक्स आपने 0 और एंडिंग इंडेक्स, ये एंडिंग इंडेक्स है, भेजा तो एस आई और ई आई में रिसीव कर लिया करें। एस आई मीन्स क्या होगा एनीवन? स्टार्टिंग इंडेक्स और ई आई मीन्स एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स। तो फिर आप जो लूप होगी वो 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक लेके जाना चाहेंगे। तो जब आप एंडिंग इंडेक्स दे रहे होते हैं, ये पिछले दिनों जो लोग सवाल भी पूछ रहे थे, भेज रहे होते हैं अलग से, उसके अंदर काफी लोगों की ये मिस्टेक थी कि लेस देन ई आई लिख देते हैं। अगर इसके अंदर मैं यहाँ लूप लगाऊंगा, लेट सपोज यहाँ मैंने कोई लूप लगाई फॉर आई इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 0 एंड आई इज लेस देन इक्वल्स टू 9 लिखते हैं ना, आप ऐसे लिखते हैं ना, तो फिर लूप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर भी चलेगी, ऐसा ही है? जी सर। तो इस सूरत में 0 कहां पड़ा होगा? एस आई में, और
9 कहाँ पड़ा होगा? EI में, तो आप लिखोगे EI, राइट? तो यार ये बड़ा तंग विषय। अच्छा, ये SI क्या है? ये हमारे पास 0, और ये EI क्या है? एंडिंग इंडेक्स, तो दैट इज इंक्लूसिव। तो इसलिए यहाँ पर रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर आपने लेस देन इक्वल्स टू लिखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेस देन इक्वल्स टू लाजमी लिखना है। सही है? ओके। अब ये आपका फंक्शन है, इसने रीड करना है, तो इसको भी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स चाहिए और एरे भी चाहिए थी। इसको भी, इसने एरे को प्रिंट करना है, इसको भी एरे का नाम चाहिए प्लस स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स चाहिए। इसी तरह अगर आपने सर्च के फंक्शन को करना है, सर्च का फंक्शन क्या करेगा? एनीवन हु कैन टेल मी? सर्च का फंक्शन क्या करेगा? ये लिखा सर्च करेगा एरे के अंदर एलिमेंट, कोई एलिमेंट सर्च करेगा, राइट, उसके इंडेक्स में कहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर लेट्स सपोज लिखा हुआ था 99, यहाँ पे 95, 92, 93, 94, 96, 96, 97, 98, 99, उस ये नंबर के वैल्यूज इंडेक्स इसके को अंदर पड़ी हैं। बताएगा। और कोई आपको ये कहता है कि भाई इसमें से मुझे बता दो कि 25 पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, इसके अंदर बता दो कि इसके अंदर क्या 6 पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो वो आपका, अगर लेट्स सपोज को कह देता है 94 सर्च करो, तो आपका फंक्शन इसमें से पूरे में से 94 सर्च करेगा और उसका इंडेक्स 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो अगेन इसको पता तो होना चाहिए ना कहां से लेकर कहां तक में से सर्च करना है, तो इसलिए आपने इसको अगेन स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया। इज इट क्लियर? इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है जो कि मैक्सिमम फाइंड आउट करता है। मैक्सिमम फाइंड आउट करके बताता है इस पूरी एरे में से, इन सारे एलिमेंट में से जो भी मैक्सिमम होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। ये हमने फंक्शन, अगर आपको याद हो तो हमने सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर इस्तेमाल भी किया था। तो अगेन हमने इसको एरे पास की, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, एरे पास की, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स हमने पास किया। फिर एक और इसी तरह फंक्शन है कि जो कि मिनिमम का इंडेक्स रिटर्न करता है, तो हमने उसको दोनों वही चीजें पास की, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और एरे पास की। ये हमारे पास वैसे ही रिसीव हुआ, राइट? ओके। इसी तरह एक हमने कहा कि इस पूरी एरे का हमें सम चाहिए, तो कहां से कहां तक इन सब एलिमेंट्स का सम चाहिए, तो आपने सम का फंक्शन बनाया, उसको एरे पास की, वही स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, राइट? वो अपनी उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो जो यहाँ पर काम है हर एक के अपने अपने होंगे, उसको हम देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो चीजें हैं वो सेम है। जी सादुल्ला खान जी, हुक्म। सर मैंने पूछना था कि अगर हम उसे सर्च, 2 नंबर सर्च करने को बोले, एक 94 और 96, तो सर वो 2 वैल्यूज किस तरह रिटर्न करेगा, एक 4 और 6? वेरी गुड क्वेश्चन, जबरदस्त। देखिए हमने जो फंक्शन लिखा है वो एक फंक्शन लिखा है। इस देखिए जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो एक खास काम परफॉर्म करने के लिए करते हैं, और अगर हमें वो काम रिपीट करना हो तो हम उस फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं एक फंक्शन ऐसा बना लूं कि जो एक वैल्यू को रिटर्न कर देता है, तो मैं यही काम, अगर मुझे 2 वेरिएबल्स, 2 वैल्यू सर्च करनी है, तो मैं यही फंक्शन 2 दफा कॉल कर लूंगा। कॉल करते हुए मैं उसको एक्स्ट्रा चीजें पास कर दूंगा और वो उसके मुताबिक मैं उसे पास करूंगा। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, चले अच्छा हो गया, अच्छी बात आपने कर दी। अब यहाँ पर आप जब सर्च कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें इसको एक वो नंबर भी भेजना चाहिए? लेट्स सपोज आप इसे यहाँ से भेजें 95 सर्च करके दो, तो हमें यहाँ पर Yes, इसको sir. एक वो टारगेट नंबर भी भेज देना चाहिए। समझ आ रही है बात की? हमें इसको Yes, sir. Yes, sir. जहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स वगैरह तो हमने भेजा ही भेजा था, ठीक है? वहां पर जब हमने स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स तो भेजा ही था, इसके साथ हम इसको क्या भेज देते हैं, हम इसको इसके साथ टारगेट भी भेज देते हैं। ये बात समझ आती है साथ? जी सर। तो अब अगर पहली दफा आप इसे कॉल करोगे तो पहली दफा कॉल करते हुए आप इसे 95 पास कर दोगे। दोबारा से आपने कह रहे हो, आप इसके बाद आप कह रहे हो आपने इसमें से लेट्स सपोज 96 सर्च करना है, तो आप यही फंक्शन दोबारा कॉल करोगे, लेकिन दोबारा कॉल करते हुए अब आप इस 96 जगह के लिए। पर 95 की जगह 96 लिख दोगे, तो ये वही काम। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ एक ही दफा कॉलिंग में 2 नंबर रिटर्न कैसे कर सकते हैं फंक्शन में? एक ही टाइम पर एक फंक्शन 2 चीजें रिटर्न नहीं करता। जो आपने अभी एग्जांपल दी है, अगर तो वो एक ही टाइप के काम 2 दफा कर रहा है, तो उस सूरत में हम उस फंक्शन को 2 दफा कॉल कर लेते हैं।
ताकि पहली दफा वो एक चीज रिटर्न कर दे, दूसरी दफा दूसरी रिटर्न कर दे। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं कि वो आप उसे कोई एक नंबर पास करते हैं और उस नंबर पे वो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें वो दो चीजें रिटर्न कर रहा है, तो फिर हमें कॉल बाय रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पर उनके एड्रेसेस भेज देंगे और ये फंक्शन सर्च करने के बाद उनके निक नेम्स को असाइन कर देगा, तो वो इनडायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन एक टाइम पे सिर्फ एक चीज को रिटर्न कर सकता है। ये बात शायद कुछ लोगों को अभी ना समझ आई हो, तो उसकी अभी आप समझ आ गई सर। प्रैक्टिस कर लेंगे। जब हमें ये थोड़ी सी समझ आ जाएगी तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। ये तो कॉल बाय रेफरेंस वाला गेम है, उसको हमें बाद में थोड़ी सी समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम मिनिमम को हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज पास करने की जरूरत नहीं थी, तो एरे का नाम, स्टार्टिंग और एंडिंग, उसके हमने पॉइंट दिया था, ठीक है जी। इसी तरह सम वाले को भी हमें कुछ पास और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, यही तीन चीजें हमने पास करनी थी। वही तीन चीजें अभी तक हमने जो इधर पास की, इधर पास की, इधर पास की है। इसको हमने जो सर्च करना था, अब वो एक एक्स्ट्रा चीज हमने इसके साथ पास की है कि जो सर्च करना है। बाकी अगर आप सब में देखें तो वही चीज है, एरे का नाम, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स पास करें। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये इसको प्लीज काइंडली गौर से देख लें। ये फंक्शन क्या है, कॉपी एंड एरे। एक एरे दूसरी एरे में आपने कॉपी करनी है, राइट। आपके पास एक एरे है जिसके अंदर एम्प्टी है, एम्प्टी के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कुछ आप मार्क्स वाली एरे को असाइन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या पास करेंगे? एनीवन हु कैन टेल मी? सर सर एरे दो के लिए एरेस तो पास करेंगे रेफरेंस दोनों, ही और पास दोनों के करनी पड़ती है। स्टार्टिंग और एंडिंग। तो एरे के तो नाम तो पास किया ही किया, तो ये इस एरे का नाम, मार्क्स का नाम क्या हो गया? एम कॉपी। एमटी का क्या? अच्छा, इसका नाम एम कॉपी होना चाहिए, एम निक होना चाहिए था। एरे का हमेशा क्या बनता एम है? निक होगा, निक होता है। बनता है। तो यहां पर क्या बनेगा? ना कि एम कॉपी बल्कि एम निक और एम टी निक। इसी तरह आपको इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास करना है, इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास करना है, ठीक है जी। तो मैंने इसका फर्स्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स, फर्स्ट का एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया, सेकंड का स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड का एंडिंग इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है जी। सर हम निक नेम क्यों पास करते हैं? हम उसका असली नाम भी तो अगर पास करें तो वो भी वही काम होगा। नहीं, नाम तो आपने असली पास किया है। इधर तो आप नाम तो कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे नाम साथ रख लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आप उसकी जगह ना नाम थोड़ा सा, मतलब निक नाम वर्ड इसके साथ यूज कर लें, तो हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार ये निक नेम है। मैं इसके अंदर सोचता हूँ कि यार कोड में चेंज करते हुए इस फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल को, इसकी एरे को अगर कहीं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे याद रहे कि यार ये मैं ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी आदत बना ले, आदत बना ले कि उसके नाम के साथ निक लिख लिया करें, सो दैट आपको परेशानी। सर आपने कहा था निक नेम बनाने के लिए उसके साथ असलम रख ले, सना रख ले, मुमताज रख ले, ठीक है। सर आपने कहा था कि निक नेम अगर बनाएंगे तो उसके साथ रेफरेंस का सिंबल लगाएंगे, तो वो आपने इधर क्यों नहीं लगाया हुआ? भाई ये एरे है, यही तो बताया था। जब हम मैं एरे नहीं लेते लेता ना। हैं एरे, तो उस सूरत में फिर ये चीज ऐड हो जाती है। ये बीच में ये भी तो ऐड किया ना हमने, जी सर। ये नहीं हमने ऐड किया। दोनों सेंटेक्स है ना। अगर तो जो फंक्शन है वो सिंपल एक इंटीजर पे काम कर रहा है, तो फिर तो कॉपी और निक नेम दोनों ऑप्शंस थी। फिर तो इसकी कॉपी भी बनाई जा सकती है और इसका निक नेम भी बनाया जा सकता है। निक नेम के लिए आप यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं और कॉपी के लिए यहाँ कुछ नहीं लिखते। ये एक इंटीजर के लिए या एक कैरेक्टर के लिए होता है, सही है। ठीक हो गया। लेकिन जो एरे होती है, एरे में हर सूरत में निकनेम ही बनना है, हर सूरत में निकनेम बनना है। इसलिए यहाँ पे एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लगा देते हैं। वो बैक एंड सब चीजों को वो हैंडल कर लेता है। वो कैसे हैंडल करता है ये हम जब पीटी का कोर्स पढ़ेंगे उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर हम चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे, हमारे स्कोप से ये बाहर है। आपको मैं इसके बैक एंड पे पूरी अरिथमेटिक समझाऊंगा कि पॉइंटर क्या होता है, ये इसके बैक एंड पे बनता क्या है, एरे एक्चुअली बैक एंड पे बनती कैसे है, वो कैलकुलेशंस कैसे होती है, वो सारी चीजें हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो अभी आपने ये याद रखना है कि ये यहाँ पर आप ऐसे रिसीव करते हैं और ये हमेशा एरे का निक नेम बनता है, कॉपी नहीं बनती। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, अब इस फंक्शन ने एक एरे दूसरी एरे में कॉपी करनी थी, तो उस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स भी आपने भेजा, एंडिंग इंडेक्स भी, दूसरी एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भेज दिया। अब ये क्या है, रिवर्स कॉपी। अगेन ये एक फंक्शन है, इसने क्या करना है, एक एरे को दूसरी एरे में कॉपी तो करेगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कॉपी करेगा। यानी एक एरे में पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5, दूसरी की एरे के अंदर वो प्लेस करते हैं 5 लिखेंगे 0 बाद में। सही है, गॉट द पॉइंट? समझ आ रही है? 9 पहले लिख लेंगे 0 बाद में और वो काउंट माइनस माइनस कर देंगे। नहीं, वो जो लूप, तुम वो तो अंदर लूप की बात कर रहे हो ना, मैं अभी तो डेफिनेशन के अंदर तो मेरी जान गया ही नहीं हूं ना, अभी तो मैं जस्ट बातें कर रहा हूँ आपसे कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो आप जो लूप उल्टी चलाओगे, एक सीधी चलाओगे, तो उसके लिए आपको इंडेक्स चाहिए होंगे ना, इसलिए आपको ये दो इंडेक्स, दोनों के इंडेक्सेस स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पास करने। ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ आती हैं ठीक सबको? बिल्कुल सर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जो चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स भी दूं, कुछ आप प्रोजेक्ट्स भी करें, तो वो कैसे होते हैं, कैसे हो सकता है, ये मैं कुछ एआई का जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसके आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूँ। इसको जरा समझें कि लेट्स सपोज ये आपके पास ये एक दो एग्जांपल्स हैं, ये आपको बड़ा मजा देगी कि ये जो हम बातें कर रहे हैं एरेज, सर्च, मैक्सिमम, मिनिमम, इस काम के लिए थोड़ी है खाली। अब जरा प्रैक्टिकली चलते हैं। ये आपके पास एक x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है। ये देखिए मैंने इधर प्लॉट किया हुआ है, ये x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या है, 12 है, तो ये यहाँ पर देखें y की वैल्यू 12 है, यहाँ पे प्लॉट हो गया। फिर जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या है, 18 है, तो ये जब ये 2 पर था तो ये 18 पर है। ठीक है, ये 20 और 15 के दरमियान है, और इसी तरह से ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूं वेरिएबल्स यूं मौजूद होते हैं, तो इनसे हमने ये ट्रेंड देखना होता है कि यार लेट्स सपोज ये समझते हैं कि पहले दिन इस बंदे के इतने मार्क्स आए, दूसरे में इतने आए, तीसरे में इतने आए, चौथे में इतने आए, पांचवें में इतने आए। तो कोई गैस कर सकता है छठे में उसके मार्क्स क्या आएंगे? छठे क्विज में उसके मार्क्स क्या आएंगे? 22। अभी आप कैसे निकाल रहे हो ये चीज? हमने इसके लिए ये मैंने एक लाइन से ड्रॉ की है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, तो इसकी बुनियाद पर हम ये बाद में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्शन की बातें हो रही होती हैं, तो इसकी बुनियाद में हम ये प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, यार ये चीज है यहाँ से इस तरफ को यूं जा रही है, तो इसके मुताबिक अगर मैं इस लाइन को लेट्स सपोज एक्सटेंड कर लूं, सॉरी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं, सॉरी यूं जाएगी, तो जो 6 पे पॉइंट बनेगा वो कोई यहाँ पे कहीं पॉइंट बनेगा, जैसे कोई भी कह रहा था 22 बनेगा, तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा। तो इसके मुताबिक ये जो लाइन कैसे ड्रॉ होती है, इसके लिए हमें कुछ फार्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है बेटा, अभी मैं कर देता हूँ, अभी देता हूँ आपको, अभी जाओ शाबाश, अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या होगा कि ये जो हमने लाइन इसके अंदर ड्रॉ की है, वो लाइन कैसे ड्रॉ होती है, उसके लिए हमें कुछ फार्मूले अप्लाई करने होते हैं। ठीक है जी, तो वो इक्वेशन ये बनानी होती है, जो कि अगर आपको याद हो तो जो सीरीज वाली इक्वेशन में आपको कहता हूँ कि जी कॉमन डिफरेंस जो है, उस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस माइनस हमको एक नंबर कर लेते थे, तो वो बेसिकली यही वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके लिए आपने करना क्या होता है, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज गौर से देखिएगा। ये जो हमने ये पूरी लाइन ड्रॉ की है, उसके लिए ये जो इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनती है। ये आपके पास x की वैल्यूज गिवन थी, ये y की वैल्यूज गिवन थी, राइट। हमने क्या करते हैं, हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 12 is 12, 2 into 25 is, ठीक है, तो ये इस कॉलम में क्या आ रहा है, x into y। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, x स्क्वायर, तो ये क्या है, इस सब का यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एंड ये इसी तरह y का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ये बात समझ आती है? ये सिंपल x और y गिवन थे। yes, मैंने ये कैलकुलेट किया x इंटू वाई, यानी इसके इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इधर, इन दोनों को इधर, इन दोनों को इधर, इधर को इधर। यहाँ पर हमें मुझे चाहिए था x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या होगा, ये सारे x थे, इन सब का स्क्वायर लेके इधर लिख लो, ठीक हो गया। यहाँ ये y था, मुझे यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए था, मैंने इन सब का स्क्वायर लेके यहाँ पर लिख लिया। ये बात समझ आती है? yes sir, अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन थी वो दैट वाज सिग्मा ऑफ y, यानी सम ऑफ y, सम ऑफ y। तो सम ऑफ y क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अगर आप इस पूरे का सम ले लें तो वो क्या कहलाएगा, 163। तो ये सिग्मा ऑफ y बेसिकली क्या है, 163 है,
अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला कॉलम कौन सा है, ये क्या है, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे कॉलम का अगर आप सम ले लें तो दैट बिकम सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, सिग्मा ऑफ एक्स वाई, कोई बताएगा? सर ये एक्स वाला वाई का सर कॉलम सारा का है। प्लस हो उसकी जाएगा। वैल्यू क्या है, 586 ऐड हो 586 गई इसमें। लिखी हुई है यार वैल्यूज, 586 586, राइट। n क्या है, n ये है कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं, ये n 5 है। तो क्या आप ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो ना, ये वैल्यूज ही निकाल के इनको आपने सॉल्व ही करना है ना, सही है, मल्टीप्लाई Yes, डिवाइड। अगर ये निकली हुई हो तो बाकी तो इनको आपने, ये मैंने बाकी उनको क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया, तो हमारे पास ये एक ए की वैल्यू आ जाएगी 9.7, दूसरे बी की, इसी तरह इन्हीं चीजों से वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना है, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाती है। तो वो जो लीनियर रिग्रेशन हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, तो एक m हो जाएगा, एक c हो जाएगा, राइट। तो अगर आप ये देखें तो आप ये सब इसकी मदद से ये इक्वेशन बना लेंगे, और अब इक्वेशन में अगर आप ये a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दूं 6, तो आई कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट कि हमारा जो सिस्टम इसकी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो वैल्यू कहीं 61.7 होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हम इस वाली इक्वेशन की बात करें जिसमें ये वाला डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये कैसे निकला है, इसमें अभी आपने परेशान नहीं होना, आपने ये समझना है कि यार अभी आपका ये काम तो नहीं है ना, अभी बेसिक काम अभी तो आपका ये नहीं है। अगर आप इसको समझिए कि ये है क्या, कोई बताएगा, अगर मैं इस सारे को इनपुट का सेव करना चाहूं तो मुझे क्या रिक्वायर्ड है, एनीवन? इनपुट सर, हाँ सर एक्स लूप चला के इनपुट करवा देंगे एक्स की वैल्यूज 1 2 वो 3 तो करा 4 लोगे, 5, स्टोर किस में करोगे? मतलब एरे में स्टोर करेंगे। यस, ये तुम्हारी एक एरे है, सही है। यस सर, ये क्या है, ये भी एक एरे है। यस सर, ये क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये भी एक Same एरे पे। ही है ना, ये Yes, भी sir. एरे है, ये भी एरे है। ये क्या है, इस एरे का सम है, ये क्या है, इस एरे का सम है, Sum. ये क्या है, इस एरे का सम है। ये बात समझ आ रही है? यस सर, अगर आपने ये वैल्यूज निकाल ली तो बाकी तो इनके मुताबिक फार्मूले में बस किसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये एक्स वाई अगर हमने निकालना हो, ये निकालना हो, ये निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? क्विकली मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोड, जल्दी से देखिएगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। फंक्शन कॉलिंग सर, ये देखें, हमने पहले क्या किया, रीड एरे का फंक्शन कॉल किया, उसको मैंने एक्स एरे भेजी 0,5, उसको मैंने कहा जी इसके 5-6 एलिमेंट्स रीड कर लो, ठीक हो गया। दूसरी मेरी एक एरे थी वाई के नाम से, उसको मैंने कहा जी इस एरे को रीड कर लो। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो अगर मैं यूं कहूं इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। अब गौर से देखिएगा प्लीज, जो हमारी दूसरी एरे थी xy ऑफ i इज इक्वल्स टू x ऑफ i मल्टीप्लाई बाय y ऑफ i, ऐसे ही है कि नहीं? ये क्या निकालेगा, x ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 0, फिर x ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय y ऑफ 1, और ये साइन किसको हो रहा है, एक्स ऑफ वाई के इंडेक्स 0 1 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा सर। अच्छा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स वाली एरे को 1 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उस सूरत में अगर मैं यहां पर यूं लिख दूं, स्क्वायर आता जाएगा, ये स्क्वायर हो आता जाएगा, जाएगा और स्टोर x2 में सेव होता सही हो जाएगा। गया। अब आपको कोई कहता है y, ये लो, ये अब y y स्क्वायर का हमने square निकाल आता ली, जाएगा। समझ आ रही है बात की? इसी तरह अगर आपको कोई कहता है अब हर एरे का सम निकालना है, तो यार अगर आपने एरे का सम का फंक्शन बनाया हुआ एस एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स 0, 5, हम क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? सम ऑफ एक्स हो गया, यस सर, मैंने सम का फंक्शन बनाया हुआ, सम ऑफ वाई को आप यहाँ पे वाई भेज देंगे। इसी तरह सम Yes, ऑफ एक्स स्क्वायर को आप, जो एक्स स्क्वायर वाली हमारी एरे थी x2 वो भेज दी। इसी तरह y2 हमने इसको, बातें समझ आ रही हैं?
तो ये हमने साम Yes, निकाल yes, लिया, sir. बाकी तो अब आपने इस इक्वेशन के साथ खेलना ही है ना, बस ये जो वैल्यूज आ यस सर, क्योंकि अच्छा बिल्कुल एंड तो हो हम ही गया क्विकली था। बस इसको वाइंड अप करें। अच्छा देखिए, अब अगर मैं आपको ये समझा रहा था कि ये वाली जो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, अगर आपने एरेज बनाई हुई है, ये मतलब इसको निकालना कोई मसले की बात नहीं है। लूप लगा के आपने मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या है, ये दिस इज एक्स वाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ 0, एक्स वाई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ 1 इंटू y ऑफ 1। तो यही हमने लूप लगा ली थी, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ लूप लगा ली थी, तो यहाँ पे हमने कह दिया था एक्स वाई ऑफ सॉरी एक्स वाई ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई इंटू वाई ऑफ आई। वाई एक्स स्क्वेयर निकालना था, तो हमने फिर उस सूरत में कहा एक्स टू ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। अगर आपने वाई स्क्वेयर निकालना है तो आपने यहाँ पर वाई दोनों डाल दी और यहाँ पर आपने एक और एरे बना दी वाई स्क्वायर। अब आपने इन सब का सम निकालना है, आप सम निकाल लें और इसी तरीके से आप इन सब वेरिएबल्स में, हम जैसे यहाँ बात कर रहे थे, इन सब का सम निकालते रहें, डिफरेंट वेरिएबल्स में प्लेस करें। अगर आपने ये प्लेस किया हुआ है तो यार ये जो कहानियां लिखी हुई हैं कि बी निकाल लें, ये बी एक स्लोप है और एक आपकी इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये उनकी इक्वेशंस है, राइट। तो उसकी मदद से आप वो स्लोप बना इक्वेशन बना लेंगे, एंड वंस यू नो द इक्वेशन, तो आपके पास अगर ए और बी की वैल्यू गिवन हो और मैं आपको कहूँ कि यार एक्स की वैल्यू 9 पुट करें, तो आप बता सकते हैं ना कि रिजल्ट क्या आएगा। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। ये जो लंबी लंबी कहानियां लोग सुना रहे होते हैं कि मतलब अभी तो बिल्कुल बेसिक वाला हम काम कर रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं ना कि यार कोरोना के कब खत्म होगा, कब आएगा, कब खत्म हुआ, फलां होगा, तो इसके पीछे भी उन्होंने इसी टाइप के काम किए हुए होते हैं, ठीक है। ये प्रिडिक्शंस ऐसी होती हैं। कहने को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मुश्किल चीज लगती है, लेकिन ये कितनी मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान है, ठीक है। बस हम इसको जानबूझ के मुश्किल प्रेजेंट करते हैं, तो एक अलग बात है। मैं ये चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से इसी टाइप के कुछ काम करें। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा और उन असाइनमेंट्स के अंदर मैं आपसे इसी टाइप की चीजें पूछूंगा, ठीक है। मैं आपको कहूंगा कि यार ये यस सर। सिग्मा, ये एक्स है, ये वाई है, और इसके मुताबिक ये चीज कैलकुलेट करके दिखाओ, बी कैलकुलेट करो, सी कैलकुलेट करो। इसके अंदर ये मैंने एमी रैंडमली कुछ चीजें लिखी होंगी कि सिग्मा ऑफ एक्स वाई प्लस सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ 2। सर ये अगर हम तो उस सूरत में आपने उन सब चीजों को बेसिकली कैलकुलेट करना है, एंड अगर आप वो कैलकुलेट करते जाएंगे, आई कैन गारंटी यू आपको बहुत सारे एआई के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं अगले कुछ दिनों में दे दूंगा। आई वांट कि आपको अभी से चीजें समझ आना शुरू हो जाएं कि यार ये एआई होती क्या है। तो अगर आप में से कोई इन चीजों की तरफ जाना चाहे तो उसी तरफ जाए। तो हम थोड़ा सा अब आगे जितने दिन है हमारे पास, उसके अंदर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, प्रैक्टिस करेंगे। एंड आप लोगों में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही थोड़ा सा एआई को इम्प्लीमेंट करने की बातें कर रहे हैं। और अगर आप अपना माइंडसेट ऐसे बना लेंगे, यकीन करें आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एंड रिमेंबर, हमने काम फंक्शंस के थ्रू करना है। अगर आप फंक्शंस बना लें तो आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त हो। अब ये देखें ना, ये वाला जो अभी हमने ये वाला भी काम कर रहे हैं, अगर आप समझें, ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट, दिस इज एन अगेन अ प्रोडक्ट। तो अगर मैं एक Yes. फंक्शन बना लेता प्रोडक्ट के नाम से, किसके नाम से? प्रोडक्ट के नाम से, तो ये 3 दफा ये जो मुझे काम करना पड़ा है वो 3 दफा ना करना पड़ता, मुझे एक ही दफा काम करना पड़ जाएगा। और वो क्या काम करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास प्रोडक्ट का भी एक फंक्शन होता, मैं इसको यहाँ प्रोडक्ट Calling. के नाम से फंक्शन बना के बस खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइड प्रोडक्ट, ये है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे मैं उसको एरे ए कह रहा हूँ सिंपल करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सी कह देता हूँ। ए एरे का बी एरे के साथ एलिमेंट बाय एलिमेंट वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सी इंटीजर, सॉरी ए इंटीजर बी, राइट। और इनके स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भी होंगे, उसके ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया ना प्रोडक्ट का। ये एक एरे को Yes, इस sir. एरे को इस एरे से मल्टीप्लाई करके इस एरे को असाइन कर रहा है। सही है, ये बात समझ आती है? ये जहाँ 0 और 5 लिखा है, यहाँ S और E लिखेंगे ना। जबरदस्त जी, यहाँ पर एस आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने वो कहा है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, एंडिंग इंडेक्स है, उसके मुताबिक आप काम चला रहे हैं। ये Yes, बात समझ sir. आती है सबको?
ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल कि सर। आप चेक करें, वो जो प्रोडक्ट वाली बातें भी हो रही हैं, वो जो प्रोडक्ट की बात हो रही थी कि x2 क्या है, x2 क्या है जी, हमने कहा जी प्रोडक्ट ले लें, एक्स वाई, ये हमारी एरे थी, किस किस की एरे की थी, x और y एरे की 0,5, ठीक है जी। x एरे और y एरे की प्रोडक्ट किसमें आ जाएगी, एक्स वाई में, और कौन से एलिमेंट 0 से लेकर 5 तक। इसी तरह आप निकाल लें x2, एक और एरे, इसको आप x और x पास कर दें, फिर चेक करें जी, एक और एरे बना लें y2, इधर y और y पास कर दें। सम आपने ये निकाला हुआ था, सम का आपने फंक्शन बनाया हुआ था, देखिए प्रोडक्ट का एक फंक्शन बनाया, एक सम का फंक्शन बनाया, रीड और प्रिंट तो हमें आते ही थे। और अब आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने लिखना है ओवरऑल आंसर 1 या स्लोप इज इक्वल टू एस एक्स सम ऑफ एक्स, कहाँ गया, सम ऑफ वाई इनटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो भी आपके पास वेरिएबल्स बनते थे, सम ऑफ एक्स प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x2, ठीक है, मतलब ये इस तरह से आप वो जो भी फार्मूला है वो आप फार्मूला आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास वो बन जाएगा। और उसके बाद आप ओवरऑल आंसर कहेंगे, ओवरऑल लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू इनपुट x प्लस इंटरसेप्ट, राइट। ये आपने फाइंड आउट कर लिए इस फार्मूले से, a और b जो है वो बेसिकली इंटरसेप्ट और स्लोप है, तो उसके मुताबिक आपने ये बना लिया। आप यूजर से पूछे, आप यूजर को हाँ भाई बता भाई क्या इनपुट है तुम्हारी, ये इनपुट है, इसके मुताबिक भाई हमारे मुताबिक हमारा सिस्टम कहता है तुम यहाँ पे प्रिडिक्ट करेगा कि इधर जाना है किधर जाना है, ठीक है, आपकी फ्यूचर वैल्यूज क्या होंगी। सो इफ दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, अभी ये जो मैंने जितनी बातें की हैं, अगर आपको इसमें से 2% भी समझ आ गई है तो दैट्स मोर देन इनफ। इन सारी बातों करने का मकसद ये है कि आप में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हम अब कुछ बड़ा काम करने लगे हैं, और बड़ा काम करने के लिए हमें फंक्शंस, एरेज, इनके ऊपर काम आना चाहिए। अगर हमें फंक्शंस और एरेज पे काम आता हो तो वी कैन डू वंडर्स, हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जब आपके सामने मैं कुछ चीजों का डाटा सेट रखूंगा, मतलब इनकी वैल्यूज बदल दूंगा और मैं कहूंगा ये डाटा सेट है, एक टर्म है, उसको मैं आपको समझाऊंगा, यू विल बी अमेज्ड कि यार अच्छा ये बातें होती हैं, ये बड़े बड़े लोग ये बातें कर रहे होते हैं, तो अंदर बैक एंड पे तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बड़ी बड़ी कहानियां, हम भी इंप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो फील एक्साइटेड। मैं आपको इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए असाइनमेंट सब कुछ दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, खुदा के वास्ते उनको कर लें। और सबसे पहले कम से कम जो फंक्शंस, ये वाले मैंने फंक्शंस कहे हैं, ये आपने बनाने हैं, ठीक है। मैं अभी आपके साथ पहले फेज के अंदर ये सब कुछ डिलीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यूं डिलीट करूंगा और ये अब आपको एज असाइनमेंट दे दूंगा, ठीक है। आपने पहले तो इसको फिल करें ताकि हमने जो कुछ आज पढ़ा है वो आपको क्लैरिटी हो कि आपने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, फिर मैं अब आपको कहूंगा कि अब आपने बारी बारी ये जो स्पेशली एरे के फंक्शंस हैं, रीड का, प्रिंट का, सर्च का, मैक्सिमम का, मिनिमम का, सम का, कॉपी का, रिवर्स कॉपी का, प्रोडक्ट का, ये आपने फंक्शंस बनाने हैं। वंस आप ये फंक्शंस बना लेंगे तो फिर मैं दूसरी असाइनमेंट आपकी क्या होगी, इनके डिफरेंट फंक्शंस बनाने को मैं आपको कहूंगा। फिर तीसरी असाइनमेंट क्या होगी, तीसरी असाइनमेंट में इस टाइप के मैं आपको काम दूंगा। तो अगर आपने फंक्शंस बनाए होंगे तो जस्ट फंक्शंस को कॉल करके ये सारा का सारा आपने काम चलाना होगा, ठीक है। आई होप सो आप सबको चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं भी आई तो परेशानी की बात नहीं है, चीजें समझ आ जाएंगी आगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सर आपने कहीं पे कोई ऐसी स्लाइड्स अपलोड की हैं जिसमें आपने प्राइम नंबर्स का फंक्शन लिखने किस तरह कोडिंग होती है वो बताया, और इस तरह के और फंक्शंस जो होते हैं? जी जी, प्राइम नंबर का तो हमने बनाया भी था। देखिए मेरी बात सुने गौर से, चीजों को ना थोड़ा सा उस हिसाब से लेके चलें, मतलब मैं जिस हिसाब से बातें करूं ना, प्लीज उसको थोड़ा सा फोकस करें। पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पूरे उसमें से गो थ्रू एक दफा पूरे कोर्स में से करा दिया, अब मैं आपको वापस लेके आया हूं, मैं अब आपको अभी ये समझा रहा हूं कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, फंक्शन प्राइम नंबर का कॉल हम करेंगे तो कैसे होगा।
जब हमें ये कॉलिंग सबकी चीजों की समझ आ जाएगी, फिर हम इसकी डेफिनेशंस के अंदर घुसेंगे, एक एक फंक्शन को, चाहे वो इज प्राइम का है, इज नंबर ऑफ प्राइम का होगा, इज मैक्सिमम का है, मिनिमम का है, सॉर्टिंग का है, सर्चिंग का है, एक एक फंक्शन को हम दोबारा से इंशाल्लाह देखेंगे और उनको लेके आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग, अब मेरा देखिए, आप मेरे अगर साथ साथ चलेंगे तो बड़ी जिंदगी आपकी भी आसान होगी, मेरी भी। जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये पूरी इतनी सारा कुछ दिखा के वापस लाने का मकसद ही ये है कि आपको ये समझ हो कि यस, अगर हम बेसिक्स अपनी ठीक करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल तो सर। अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा, खुदा के वास्ते उनको साथ साथ कर लें। एंड इंशाल्लाह जून में मुझे लग रहा है कि अब जो मैसेजेस आज चल रहे हैं उसके मुताबिक तो शायद जून में यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। जून में यूनिवर्सिटी खुलेगी तो 1 जुलाई से आपके पेपर हो जाने हैं। तो अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो जितना टाइम है लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम। और जितनी देखें, हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कोर्स इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब हमने चीजों की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप क्लासेस करवा लेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी असाइनमेंट्स भी हो जाएंगी, और जितनी असाइनमेंट्स हो जाएंगी उतने आपके ग्रेड्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं असाइनमेंट्स में से ही क्वेश्चन पेपर फाइनल में भी आएगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा तो आपको पेपर में टेंशन ही नहीं होगी। सो मेहरबानी करें, अभी आई नीड कि हम शायद अब कुछ क्लासेस बढ़ा लें इस आगे से। अब असल में गड़बड़ ये हो रही है कि जब हम हफ्ते बाद मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग पिछली चीजें भूल जाते हैं। तो हमें हफ्ते में 2 क्लासेस रखनी है, ताकि ये लंबी, जितनी आज मैंने लंबी क्लास की इतनी लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए। क्लास छोटी होनी चाहिए लेकिन मल्टीपल मुझे क्लासेस चाहिए। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।